बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS 8 सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री पेपर 6 के सिलसिले का 5th लेक्चर है, जो प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज़ होने वाले डिफरेंट मैथ एनालाइजर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में हमने एक मैथ एनालाइजर लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसको मैग्नेटिक सेक्टर्स कहते हैं, और ये आपने देखा इसकी 3 टाइप्स हमने डिस्कस की थी: सिंगल फोकसिंग मैग्नेटिक सेक्टर, डबल फोकसिंग और इस तरह से साइक्लोडियल। और इसके बाद जो आपने देखा था कि 2 और तरह के हमने डिस्कस करनी, एक टाइम ऑफ फ्लाइट, जो 2 तरह के होते हैं, लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रिफ्लेक्ट्रॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। इस तरह से एक क्वाड्रुपोल मैथ एनालाइजर्स को भी हमने डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सेकंड टाइप के जो मैथ एनालाइजर्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है, जिनको हम टाइम ऑफ फ्लाइट मैथ एनालाइजर्स कहते हैं। तो आपने देखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2 तरह के होते हैं, एक लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा रिफ्लेक्ट्रॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें आज हमने जो पहला जो है वो लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में डिस्कस करना है, कि जितने भी आयनाइजेशन सोर्सेज होते हैं उनमें जब आयंस फॉर्म होके एक्सलेट होते हैं, तो उनमें जितने भी आयंस एक्सलेट होते हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। काइनेटिक एनर्जी तो सेम होती है, लेकिन आप देखिए कि उनकी मैसेज डिफरेंट होती हैं। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv² के बराबर होती है। जिन आयंस की मैसेज ज़्यादा होती है उनकी काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू जो है वो कम होती है। इस तरह से कम वाले जो मैस वाले उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जो स्मॉल आयंस होते हैं, स्मॉल साइज़ के आयंस होते हैं, देयर वेलोसिटीज आर ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू बिगर आयंस। तो यही चीज़ है जिसकी बेस पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट मैथ एनालाइजर्स को यूज़ करते हैं, और इसी चीज़ के ऊपर ये बेस करता है कि इफ़ द आयंस आर left to float in a straight line through a field-free region in an vacuated tube, they will take different time to reach the detector। इसलिए कि डिफरेंट टाइप के आयंस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जीज तो सेम है, लेकिन क्या है, उनकी मैसेज डिफरेंट होने की वजह से उनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। स्मॉलर मैस वालों की वेलोसिटी ज़्यादा, बड़े वालों की कम। तो अगर उनको किसी ऐसे रीजन में आप छोड़ दें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, फील्ड फ्री रीजन हो, तो वो मूव करेंगे और जाके आगे डिटेक्टर पे हिट करके सिग्नल जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले कौन से होंगे? जो स्मॉल साइज़ के आयंस हैं जिनकी मैथ कम और वेलोसिटी ज़्यादा हो, पहले हिट करेंगे और सिग्नल जनरेट करेंगे। इस तरह से जो हैवी वाले आयन हैं वो बाद में करेंगे। तो इसी को बेस बना के टाइम ऑफ फ्लाइट मैथ एनालाइजर्स जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इनमें एक प्रॉब्लम होता है कि इफ़ द आयंस आर अलाउड टू एंटर इन evacuated tube continuously, there would be no possibility of measuring the time required for the given ion। किस तरीके से कि अगर आप आयंस को छोड़ते हैं फील्ड फ्री रीजन में फ्लोट करने के लिए और आगे डिटेक्टर से हिट करने के लिए, शुरू में तो जो है वो पहला स्मॉल आयन डिटेक्टर से हिट करेगा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, लेकिन उसके बाद एक पूरी आयन की स्ट्रीम कॉन्टीन्यूसली जो है डिटेक्टर के साथ हिट करती रहेगी, जिसके वजह से जो एक जो सिग्नल जो इसको आपने मेजर करना है वो आप नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह से करते हैं कि दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय पल्सिंग कंट्रोल ग्रिड placed in the ionization chamber, so that ions are produced in pulses lasting only for about 2 microseconds at a frequency of 10,000 time per second। तो आयंस को हम जो है आयनाइजेशन सोर्स से डिटेक्टर की तरफ कॉन्टीन्यूसली जो है उनको नहीं छोड़ते, बल्कि उनको पल्सेस की फॉर्म में अगर आप छोड़ेंगे तो फिर वो सिग्नल जनरेट करेंगे, तो आपके पास में स्पेक्ट्रम आ जाएगा। तो इसको अगर आप देखें टाइम ऑफ फ्लाइट की, इस तरह का एक उसका स्कीमेटिक डायग्राम है कि कोई भी
सैंपल जिसका आप मैस स्पेक्ट्रम लेना चाहते हैं गैसियस फॉर्म में, उसके मॉलिक्यूल को हम एंटर करते हैं आयनाइजेशन चैम्बर में। नॉर्मली जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ हम माल्डी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरे इंस्ट्रूमेंट दूसरी टाइप के आयनाइजेशन सोर्सेज भी यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें आप देखें इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट वाला आयनाइजेशन सोर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि जो आयंस होते हैं डिफरेंट साइज़ के प्रोड्यूस होते हैं और वो एक्सेलरेट होते हैं और एक ही फील्ड स्ट्रेंथ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिसकी वजह से जितने भी आयंस होते हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, लेकिन क्या होती है कि मैसेज डिफरेंट होने की वजह से उनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ से आयंस आते हैं और उनको फील्ड फ्री रीजन में फ्लोट होने दिया जाता है और वो फ्लोट करते हुए मूव करते हैं टुवर्ड्स द डिटेक्टर। और आप देखें डिटेक्टर पे सबसे पहले वो आयन जो है वो हिट करेंगे और सिग्नल जनरेट करेंगे जिनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और वेलोसिटी किनकी ज़्यादा होती है? जिनकी मैस कम होती है। तो पहले स्मॉल साइज़ के, उससे बड़े और उसके बाद सबसे बड़े वाले जो आयन जो है हिट करते हैं। और इसी तरह से आपको बताया था कि अगर ये आयन कॉन्टीन्यूसली आए तो शुरू में तो ये 3 लेयर्स सपोज इसके साथ हिट करेंगे, बाकी फिर बाद में कॉन्टीन्यूसली आयन की एक स्ट्रीम जो है हिट करती रहेगी, जिसकी वजह से आपके पास कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ से देखिए एक कंट्रोल ग्रिड होती है जो अटैच की जाती है आयनाइजेशन सोर्स के साथ, जिसमें आयंस को हम पल्सेस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ करते हैं। पल्सेस की फॉर्म में रिलीज़ करने का फ़ायदा क्या होता है? एक दफ़ा एक पल्स में जो आयन रिलीज़ होते हैं वो यहाँ से फ्लोट करते हुए डिटेक्टर से हिट करते हैं, उसके बाद दूसरी पल्स, तीसरी, चौथी। तो वो जो कॉन्टीन्यूसली एक्सट्रीम की फॉर्म में आयंस ने जाके इसके साथ हिट करना था, अगर ये कंट्रोल गेट ना हो तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस तरह से जो पल्स की फॉर्म में जो जनरेट करते हैं उससे यूज़फुल जो है इंफॉर्मेशन आपके पास आती है और जो मैस स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। तो इस तरीके से जो है ये आप करते हैं। इसमें ये जो फील्ड फ्री रीजन है इसको ड्रिफ्ट ट्यूब कहते हैं। तकरीबन इनकी लेंथ जो है डिफरेंट हो सकती है, मीटर्स में मतलब ये होती है नॉर्मली। तो ये फील्ड फ्री होती है, इसमें मतलब वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम इसलिए करते हैं कि जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव करें टुवर्ड्स डिटेक्टर, कोई उनके रास्ते में मतलब हिंडर्स ना कॉज करे। जैसे एयर के मॉलिक्यूल हों तो वो इनकी स्पीड पे अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये एवैक्यूएटेड ट्यूब होती है। इसका कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकली अगर आप देखें कि टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपने देखा तो जो आयंस होते हैं उनकी वेलोसिटी जो होती है v जो होती है वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। इस वाले केस में जो है काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बल्कि इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो एक्सेलरेट करने के लिए आयंस को यूज़ होता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होगी। तो उसकी ये आपके पास इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी ½ mv² जो है इट इज़ इक्वल टू EV। EV मीन E is charge on ion, capital V is the strength of electric field, accelerating इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये वाली। और यहाँ से इस इक्वेशन से आप जो है वेलोसिटी ऑफ द आयन फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी में ये स्मॉल v जो है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल v के अलावा बाकी सारी इक्वेशन की दूसरी साइड पे चले जाएं तो आपके पास ये 2EV/m आता है। v² को कैंसिल करने के लिए आपको अंडर रूट लेना पड़ता है। तो ये एक इक्वेशन होती है जिससे आप जो है वेलोसिटी ऑफ आयन फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ आयन जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगी। 2E मीन चार्ज ऑन आयन एंड कैपिटल V जो है it represents the strength of electric field, accelerating electric field, और m is the mass of ion। और इसमें देखिए t is time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्चुअली टाइम फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है कि d/v, t is equal to d/v। d is distance traveled by द आयन, v इज़ वेलोसिटी ऑफ द आयन। तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है दैट इज़
इक्वल टू द लेंथ ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब, जो ड्रिफ्ट ट्यूब आप यूज़ करते हैं फील्ड फ्री रीजन जो है, और वेलोसिटी जो है आपने देखा ऊपर वाली इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को आप इसमें रखेंगे तो आप देखेंगे कि टी इज इक्वल टू डी इंटू एम ओवर वी। आप ये देखिए कि 2 ई वी ओवर एम की बजाय एम ओवर ई इसलिए है कि यहाँ से वी नहीं है, ये 1/v है। तो अगर v की वैल्यू ये है तो 1/v की वैल्यू m/2 EV अंडर रूट हो जाएगा, जो ये वाली है। और इसमें अगर आप देखें ये जो आपके पास फिगर है, इसमें जो आपके पास है d इज़ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज़ कांस्टेंट, ड्रिफ्ट ट्यूब की जो लेंथ है वो कांस्टेंट होती है। इस तरह से 2 इज़ नंबर, नंबर इज़ आल्सो कांस्टेंट, एंड v इज़ कैपिटल V इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये भी कांस्टेंट होती है। तो ये तीन कांस्टेंट हैं, इन कांस्टेंट्स को अगर आप जो है इसमें से एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं के से, और जो बाकी वेरिएबल इसमें आप समझे कि मैस ओवर ई, मैस डिफरेंट आयंस की मैस डिफरेंट हो सकती है, उनके ऊपर चार्जेस की वैल्यूज भी डिफरेंट हो सकती है। तो ये एक फार्मूला आपके पास आता है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने का। तो इस वाली जो इक्वेशन प्रीवियस आपने देखी है उसमें जो है डी वी एंड टू जो है दे आर कांस्टेंट, सो दे आर रिप्लेस बाय के, और m ओवर ई जो बाकी बचता है दैट इज़ इक्वल टू मालिकुलर मास। नॉर्मली जो आयंस होते हैं उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू 1 होती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए जो नॉर्मली m ओवर ई की वैल्यू जो उनकी मालिकुलर मास को ही रिप्रेजेंट करती है। और k जो आपने देखा है प्रीवियस इक्वेशन में दैट रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और कहते हैं कि अगर जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट आप लें, यूनिटी मतलब 1 लें, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट गैसेस के लिए। सपोज अगर आपने एयर को ही यूज़ करें, एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और डिफरेंट गैसेस होती हैं, तो उनसे जो आयन फॉर्म होते हैं उनका टाइम ऑफ फ्लाइट आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है उसको आप देखें, ये वाला फार्मूला आप एक्चुअली फार्मूला है टी इक्वल टू के इंटू एम ओवर ई या एम ओवर जी अंडर रूट होता है। तो के की वैल्यू यूनिटी 1 होती है, वो अंडरस्टूड है, और मैस ओवर चार्ज, इसमें चार्ज की वैल्यू भी आप देखें कि 1 है, तो इसलिए जस्ट 28 उसमें रह जाता है। नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर मास 28 होती है, तो उसका अंडर रूट लें तो आपके पास जो है ये 5.30 माइक्रो सेकेंड आता है। जिसका मतलब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट से अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ग्रिड ट्यूब से जो है डिटेक्टर को हिट करेगा 5.30 माइक्रो सेकेंड में, कब, जब वो उसका डिस्टेंस 1 हो, 1 मीटर का। और इस तरह से जो है दूसरा जो है ये देखिए ऑक्सीजन के लिए है, ऑक्सीजन के लिए भी सेम प्रोसीजर जैसे ऊपर है कि की वैल्यू 1, इसके ऊपर चार्ज भी +1 होता है, तो इसको अगर आप देखें 32/1 अंडर रूट लें तो वो 5.66 माइक्रो सेकेंड आता है। तो इसमें आप देखें कि इसकी वैल्यू 5.66 माइक्रो सेकेंड है, और आप देखें दोनों की वैल्यूज़ में डिफरेंस है, नाइट्रोजन की वैल्यू थोड़ी कम, ऑक्सीजन की थोड़ी ज़्यादा है। और ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा किस वजह से है कि बिकॉज नाइट्रोजन मास इज़ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा, मतलब उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू ज़्यादा और दूसरे की कम। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट आयन जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी मैसेज की बेस पे उनका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्ट्रॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्चुअली क्या होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैस एनालाइजर नॉर्मली जो है माल्डी के साथ जो है अटैच करके यूज़ करते हैं। माल्डी आयनाइजेशन टेक्निक के साथ नॉर्मली ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाले इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। इसलिए जो एक आपके पास जो स्पेशल टॉपिक इस BS8 में है माल्डी टॉफ है। माल्डी मीन आयनाइजेशन टेक्निक माल्डी एंड मैस एनालाइजेशन टेक्निक टॉफ, तो उसके साथ लिंक किया जाता है। इसके अलावा दूसरे आयन सोर्सेज भी होते हैं। तो इसमें क्या है, जितने भी आयन सोर्सेज हैं उनसे जो आयन प्रोड्यूस होते हैं उन सब दे हैव डिफरेंट इनिशियल एक्सियल वेलोसिटीज, although they have same
mass to charge values. This is because they are produced at different part of the ionization chamber, due to which these ions with the same mass to charge values causes the peak broadening and poor resolution of mass spectrum. कि जो mass form होता है एक्चुअली क्या होता है कि जो आयनाइजेशन सोर्स से जो आयन एक्सेलरेट होते हैं जिनकी मैसेज सेम होती है उनकी ये मतलब काइनेटिक एनर्जीज भी सेम होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जो आयंस होते हैं दे आर प्रोड्यूस एट डिफरेंट parts of the ionization chamber. Some are close to repeller plate, some are away from the repeller plate, जिसकी वजह से they experience different strength of accelerating इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगरचे उनकी मास टू चार्ज वैल्यू सेम होती है लेकिन उनकी वेलोसिटीज़ में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से वो एट ए टाइम डिटेक्टर को हिट नहीं करते, थोड़ा सा उनमें गैप आ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो मैच स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है वो शार्प पीक्स नहीं होती, ब्रॉड पीक्स होती हैं, जिनकी वजह से लीनियर टाइम ऑफ लाइट की रेजोल्यूशन जो है पुअर होती है। उसको बेहतर करने के लिए हम जो रिफ्लेक्ट्रॉन टाइम ऑफ लाइट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ इम्प्रूव बाय यूजिंग टाइम ऑफ लाइट। और टाइम ऑफ लाइट में क्या होता है कि इन रिफ्लेक्ट्रॉन टाइम ऑफ लाइट आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू वन फ्लाइट डिस्टेंस just like linear time of flight, the ions enter in electrostatic mirror, that is reflectron, that turns the ions around and send them down a second flight distance to the detector. इसमें हम क्या करते हैं कि पहला स्टेप वही होता है कि आयन जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं और पल्सेस की फॉर्म में जनरेट करके उनको एक्सेलरेट किया जाता है। जब वन फ्लाइट डिस्टेंस ख़त्म होता है तो पहले वाले लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट में तो आगे डिटेक्टर होता है जिसके साथ वह हीट करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट्रॉन में क्या होता है कि वहाँ रिफ्लेक्ट्रॉन मिरर लगे अटैच कर दिया जाता है। रिफ्लेक्ट्रॉन मिरर जो है वो उन आयंस को जो है वापस जो है वो बैंड करके उनको मोड़ देता है, जिसकी वजह से वो दोबारा एक सेकंड फ्लाइट वाला डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करते हैं और डिटेक्टर को हिट करते हैं। ये क्यों किया जाता है ये हम उसकी एक आगे नेक्स्ट एक डायग्राम आती है तो उसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल से बताता हूँ। ये रिफ्लेक्ट्रॉन, द रिफ्लेक्टर इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट हैज़ राइजिंग electrode potential, which is composed of circular electrodes. Ion pass through reflector until they lose their kinetic energy, and then they are removed from the reflectron in the opposite direction, while the kinetic energy of the leaving ions have same m over z remain the same. इसमें देखिए the higher kinetic energy ions penetrate deeper and thus remain longer in the reflectron than the lower energy. This leads to the correction of the flight time of the reflector, which greatly improves the resolution of time of flight analyzer. तो इसको आप देखिए कि जैसे ये डायग्राम है, एक स्कीमेटिक डायग्राम है रिफ्लेक्ट्रॉन टाइम ऑफ फ्लाइट की। इसमें आप देखिए कि आयनाइजेशन सोर्स से जो आयन प्रोड्यूस होते हैं पल्सेस की फॉर्म में, और जब पल्स फॉर्म में फॉर्म होने के बाद उनको एक्सेलरेट करते हैं एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वो मूव करते हैं। और आपने देखा था कि यहाँ से जो है ये मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट अगरचे क्या होते हैं उन सब की वेलोसिटी जो है एक जैसी m ओवर z वैल्यू वाले आयंस की जो वेलोसिटीज़ हैं सेम होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि उनकी वेलोसिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जो मैस स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है वो ब्रॉड पीक्स होती हैं और उन ब्रॉड पीक्स की वजह से इसकी रेजोल्यूशन पुअर हो जाती है। और वो होती किस लिए है कि जो आयन इस आयनाइजेशन सोर्स में प्रोड्यूस होते हैं कुछ जो है वो
रिपेलर प्लेट के करीब प्रोड्यूस होते हैं, कुछ थोड़ा सा उससे अवे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से पुअर रेजोल्यूशन आती है। इस चीज़ को कवर करने के लिए ये रिफ्लेक्ट्रॉन मिरर लगाया जाता है। ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में इनको अरेंज किया होता है और इनमें इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया जाता है। मतलब शुरू वाले इलेक्ट्रॉन ये रिफ्लेक्ट्रॉन काम उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। और इसमें क्या होता है कि जो आयन इस तरह से आते हैं तो इस इलेक्ट्रोफिक मिरर के जो फील्ड की वजह से वो उनका स्टेट पाथ जो है इस तरह से कर्व होके वो दोबारा बैक की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और इनमें क्या है, इनकी वेलोसिटीज़ का जो डिफरेंस है वो यहाँ से कंपनसेट किस तरह से कर देते हैं कि उनके डिफरेंस को ख़त्म किस तरह से किया जाता है कि जो आयंस सेम मैस टू चार्ज वाले आयंस हैं जिनकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वो इस रिफ्लेक्ट्रॉन मिरर में ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं और फिर बाहर आते हैं, और जो स्मॉल वाले होते हैं वो थोड़ा कम पेनिट्रेट करते हैं और बाहर आते हैं। और जब ये रिफ्लेक्ट्रॉन मिरर से बाहर आते हैं तो एट ए टाइम मतलब वो बाहर आते हैं और फिर वो सेम ग्रुप की फॉर्म में जाते हैं और एट ए टाइम डिटेक्टर को हिट करके सिग्नल जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से इसमें ब्रॉड पीक्स नहीं आती, नैरो पीक्स आती हैं, शार्प पीक्स आती हैं, जिसकी वजह से इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक्चुअली इस रिफ्लेक्ट्रॉन में जब ये मूव करते जाते हैं तो इनकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे यहाँ से ये बैंड करके बैक हो रहे हैं, यहाँ ज़ीरो हो जाती है। तो आप देखें कि ये ज़ीरो होने के बाद दोबारा से ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होकर आगे की तरफ मूव करते हैं। तो डिफरेंट आयन जिनकी वेलोसिटीज़ थोड़ा सी डिफरेंट होती हैं, एम ओवर जी सेम, तो वो जो जब मर्ज होते हैं तो इस जो कर्व पाथ में डिफरेंस की वजह से वो सारा उनकी एनर्जी जो का गैप है, वेलोसिटी का गैप है, वो बैलेंस हो जाता है और यहाँ से वो ग्रुप की फॉर्म में जाते हो डिटेक्टर से हिट करते हैं और जो है शार्प पीक्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट्रॉन टाइम ऑफ फ्लाइट से आप रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू लीनियर टाइम ऑफ फ्लाइट से। तो इस तरह से ये आज का जो लेक्चर ख़त्म हुआ है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डिटेक्टर के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। टिल देन